हाँ नहीं बोलो, क्या बोल रहे सेल के बारे में। कौन से सेल? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। हमारी पूरी बॉडी है बनी है किससे? सेल से। लेकिन सेल होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी आंखों से उसको नहीं देख सकते। मतलब अगर तुम पेंसिल से अपनी कॉपी पर एक डॉट बनाते हो तो वो डॉट तुमको दिख रहा है, तो मतलब वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। मतलब सेल माइक्रोस्कोपिक है, मतलब आप सेल को नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। तो जिस चीज को आप देख ही नहीं पा रहे उसकी स्टडी कैसे करोगे, राइट? तो हमें एक माइक्रोस्कोप मिला। 9th क्लास में ये मेंशन है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है? इनको एक बाई कॉन्वेक्स लेंस मिला और उस लेंस की मदद से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मतलब सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को देखने वाले ये पहले पर्सन थे। लिविंग सेल को देखने वाले पहले इंसान जो थे वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, ठीक है? 1865 में ही एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें डबल बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। अच्छा, जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप यूज किया उसमें सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस था। वो किसी भी चीज को उसके ओरिजिनल साइज से 200 टाइम बड़ा करके दिखा सकता था, ठीक है? जबकि रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप डिजाइन किया उन्होंने डबल माइक्रोस्कोप उसमें अरेंज किया, उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें मिरर लगाया जहां सनलाइट को बेंड करके ऑब्जेक्ट पे फोकस करते थे, और उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि अब जो ऑब्जेक्ट है उसको 2000 टाइम बिगर करके देखा जा सकता था, ठीक है? तो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में डिस्कवर कर लिया। मतलब एक लकड़ी का एक बहुत पतली सी लेयर ली और उसको उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही कंपार्टमेंट रॉबर्ट हुक को दिखे पहली बार। तो रॉबर्ट हुक ने उस एक कंपार्टमेंट का नाम सेल दिया। सेल एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड है सेलुली, और सेलुली का मतलब होता है खाली कमरा। तो रॉबर्ट हुक को वो एक कंपार्टमेंट खाली कमरा लगा तो उन्होंने कहा कि ये एक सेल है। तो सेल टर्म को पहली बार यूज किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद सेल के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब पहली बार बना वो 1900 सेंचुरी के बिगिनिंग में बना, 1901 में बना। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिन्होंने बनाया वो है नॉल एंड रस्का। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट को 200,000 to 300,000 टाइम, 200,000 to 300,000 टाइम चीजों को बड़ा करके दिखा सकता था। मतलब माइक्रोस्कोपिक सेल को आप बहुत बड़ा देख सकते हैं, ठीक है? तो सेल के बारे में हमें यहां से पता चलना शुरू हुआ। जब हमें इलेक्ट्रॉन, उससे पहले तो हमें रॉबर्ट हुक ने और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने, एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के जिनका नाम था थियोडर स्वान, और एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के ही बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था मैथियास जैकब स्केलिडन। मैथियास जैकब स्केलिडन ने पहली बार बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं सबके सब सेल से बने हैं। उसके एक साल बाद थियोडर स्वान जो जूलॉजिस्ट थे, जर्मन के ही थे, इन्होंने एक साल बाद बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं ये सब के सब बने हैं सेल से। तो मतलब तब हमें पता चला कि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। और प्लांट्स की बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। चलो ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि हमारी बॉडी सेल से बनी है, प्लांट की बॉडी सेल से बनी है। लेकिन फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, दे ग्रो स्लोली इन देयर हाइट, इनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। तो सेल से तो बने, नई सेल्स कहां से आ रही है? भाई हम अगर सेल से बने हैं तो और हमारी बॉडी बड़ी हो रही है तो उसमें सेल्स आ रही है ना। प्लांट बड़ा हो रहा है तो उसमें भी सेल्स आ रही हैं, जुड़ रही हैं, तो नई सेल्स कहां से आ रही है? इस कॉन्सेप्ट को एक तीसरे साइंटिस्ट ने क्लियर किया था, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो, और उन्होंने एक लैटिन में सेंटेंस दिया था और वो सेंटेंस था ओमलीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यह था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब नई सेल्स, पहले से जो सेल्स है वही डिवाइड होकर दो सेल बन गई। जस्ट सपोज कि मेरे हाथ में ये एक लिड है, ढक्कन है, ये एक सेल है। अब ये एक सेल है, ये 20 से डिवाइड हो गई तो दो सेल बन गई। अब दो सेल वो डिवाइड हुई तो दो सेल डिवाइड हुई, 4 सेल बन गई। तो रुडोल्फ वार्को ने पहली बार बताया कि नई सेल बनती है पहले से जो सेल है उसी सेल के डिवाइड होने से। अब मैथियास जैकब स्केलिडन ने, थियोडर स्वान ने और रुडोल्फ वर्चो ने, इन तीनों साइंटिस्टों ने जो बात बताई ये बन गई सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में मेनली ये 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है, और साथ में ये भी मेंशन किया गया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल।
और यह भी बताया गया कि सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल। इस बात का यह मतलब हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से बना होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी काम होता है वो बेसिकली सेल में हो रहा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद हमें पता चला कि सेल्स तो बेसिकली दो तरह की हैं। एक्चुअली हम सेल्स को जब क्लासिफाइड इस बेसिस पे करें कि सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इफ वी क्लासिफाइड द सेल ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट व्हाट दे हैव, ऑन दिस बेसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर हम इस बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं कि सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तब हमें सेल्स दो तरह की मिलती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में होती है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम बैक्टीरियल सेल भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स है जो हमारी बॉडी में है और प्लांट बॉडी में, मतलब प्लांट बॉडी में जो सेल है और हमारी बॉडी में जो सेल है ये दोनों एक ही है। बैक्टीरिया में या बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म, अब 9th क्लास में आप सिर्फ बैक्टीरिया भी बोलो, क्योंकि आप 11th और 12th में जाओगे तो बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में होती है, इसलिए बैक्टीरियल सेल कहते हैं। अब कुछ कंपैरिजन अगर करें, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से छोटी होती है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की मेजरमेंट की बात करें तो ये 1 से 10 माइक्रोन मीटर होती है, यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये 10 से 100 माइक्रोन मीटर होती है। मेजर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, बट इट इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस है, लेकिन उतना डेवलप नहीं है जितना कि यूकैरियोटिक सेल्स में डेवलप है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। दूसरा मेजर डिफरेंस यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जिसकी कोई आउटर मोस्ट कवरिंग हो, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सभी में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलता है राइबोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम्स मिलता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स हो, इन दोनों की कवरिंग नहीं होती है। लेकिन डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होता है वो 80S टाइप का होता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है, डीएनए आप सबने देखा होगा डायग्राम में कहीं ना कहीं, तो हमारी बॉडी में जो डीएनए है या यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है, आप उसको हैंग करेंगे तो एक थ्रेड के जैसा दिखेगा। इस तरह के डीएनए को लीनियर डीएनए कहते हैं और यह डीएनए मिलता है हमें यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखेंगे तो एक एंड यहां है, दूसरा एंड यहां है, ये दोनों आपस में आके जुड़ गए तो एक लूप बन गया, इसे सर्कुलर डीएनए कहेंगे। और यह हमें मिलेगा कहां? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर डीएनए, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स है जिसकी दो कवरिंग है, एक सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी। यूकैरियोटिक सेल्स में भी दो कवरिंग हो सकती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा प्लांट में होगा। एनिमल में जो होगी उसकी एक ही कवरिंग होगी और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ कई सारे फोल्ड्स फॉर्म करेगी, उसे मेसोसोम्स कहेंगे। हालांकि 9th क्लास के लेवल पे ये मेसोसोम्स नहीं पढ़ना होता है। तो इस तरह की कुछ और भी बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस है, बस इतना ही अभी सारी वो चीजें इतनी लंबी बातें हैं, ये सारी, ये ऐसे सेल ऐसे ये है, तो क्या चीज इसमें समझना है या कैसे, क्या चीज अहम है जो बच्चे इसको अच्छे से याद कर सकें, समझ सकें, या इस एज में, इस छोटी सी एज में आप जब आप 9th में रहे हों तो उस समय तो क्योंकि आपकी इतना प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी। देखिए, इसका भी एक सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूं, ये बहुत एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से जब से शुरू हुआ तभी से है। अभी जैसे मैंने सेल के बारे में बताया, तो सेल के बारे में जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये आपको सीधे 9th क्लास में आप आके नहीं पढ़ते हैं। आप सेल के बारे में 6th क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं। जितनी चीजें आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, सेल सिर्फ इतना ही नहीं है, सेल्स आप 11th क्लास में भी जाके पढ़ते हैं, वहां और डीप में पढ़ते हैं। जो भी मैं अपनी बात लेके बताऊं, मेरे पास जो भी नॉलेज है वो एक साथ एक बार में नहीं आई है, या किसी भी स्टूडेंट के पास जो भी नॉलेज है वो एक साथ एक बार में नहीं आती। आपको 6th क्लास में थोड़ा सा बताया गया, 7th में बताया गया, 8th में बताया गया, 9th में बताया गया, 10th में, 11th में, तब आपके पास जाके ये सारी नॉलेज हुई। और जहां तक मैं अभी पर्टिकुलर जिस पॉइंट की बात करूं, तो वो एक चैप्टर का मैंने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया है और उस टॉपिक को भी मैंने पूरा नहीं बताया, तो ये लेंदी बात तो है ही नहीं है। जो भी मैंने बताया है, एक स्टूडेंट इन सारी चीजों को केवल 9th क्लास में आके नहीं सीख रहा है, तो वो 6th क्लास से जब सीखता आ रहा है, 9th में उसको कुछ नई बातें पता चली और कुछ बातें वो पहले से जानता है, तो अब उसका जो नॉलेज एक्युमुलेशन है वो हाई हुआ। तो कोई भी चीज
हम आप किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली एजुकेशन, किसी भी फील्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन का जो वास्ट वर्जन होगा, दैट पर्सन नॉट गेट इट एट अ टाइम। कोई भी पर्सन किसी भी फील्ड की जानकारी एक साथ एक बार में नहीं लेता, उसको थोड़ा 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 करके बताया जाता है। तो इस तरह ये हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान को लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और अगर अभी कम भी समझ में आ रहा है तब भी चीजों को सीखते रहना। एग्जैक्टली मैं क्लास में स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें आप अपने हिसाब से गेन करो। मैं अगर किसी चीज का 100% दे रहा हूं, कोई स्टूडेंट उसको 80% गेन कर रहा है, कोई 20% गेन कर रहा है, दैट इज सफिशिएंट। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि जितना मैंने आपको बताया एग्जैक्टली पूरा का पूरा आपको तैयार होना चाहिए, बिकॉज मैं खुद जानता हूं, मैंने ये खुद रियलाइज किया, मैं खुद स्टूडेंट लाइफ से गया हूं, सभी लोग जाते हैं, तो मैं ये जानता हूं कि एक बार में चीजें तैयार नहीं होती। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी चीज को तैयार कराना होता है तो उसको मैं कई बार बताता हूं, लेकिन मेरे स्टूडेंट के साथ एक कंडीशन होती है कि आप जितनी बार भी मेरे से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, हर बार आप अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं फुल इंटरेस्ट के साथ आपको चीजों को बताऊंगा, और मैं ये पहले से मानता हूं कि मैं जितना बताऊंगा उतना पूरा आपका तैयार नहीं होगा, लेकिन उसमें से आप कुछ तैयार करेंगे। तो जब आप कई बार ये काम करते हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप तैयार हो जाता है। कई स्टूडेंट्स मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हाउ टू नो ऑल द थिंग्स एट अ टाइम, आप इतनी सारी चीजें कैसे जानते हैं, कैसे लर्न हुआ? तो मैं उनको सिंपली बताता हूं कि आप किसी भी काम को बार बार अगर करेंगे तो वो अपने आप तैयार हो जाएगा। और ये मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं।